हर साल ट्रिलियनों डॉलर मूल्य के सामान और सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका में आती हैं और ट्रिलियनों डॉलर मूल्य के सामान और सेवाएं यहाँ से बाहर जाती हैं। व्यापार सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणाओं में से एक है, क्योंकि व्यापार हमें विशेषज्ञता हासिल करने की अनुमति देता है। यानी हम कम प्रकार के सामान और सेवाओं के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। और बढ़ी हुई उत्पादकता से बेहतर और सस्ते सामान और सेवाएं मिलती हैं। सुनने में तो बढ़िया लगता है ना? तो भले ही वैश्विक व्यापार कुल मिलाकर फायदेमंद है, लेकिन इससे हर किसी को लाभ नहीं होता। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उत्पाद सस्ते हो जाते हैं, तो हर कोई विजेता नहीं बनता। आइए कॉफी के बाजार में एक साधारण उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि व्यापार केवल देश ए के खरीदारों और विक्रेताओं के बीच ही होता है। तो यहाँ कोई वैश्विक व्यापार ही। और चलिए इसे ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। एक्स अक्ष पर हमारे पास मिलियन में पाउंड है और वाई अक्ष पर हमारे पास कीमत है। संतुलन मूल्य $4 प्रति पाउंड है और संतुलन मात्रा 20 लाख पाउंड कॉफी है। अब चलिए अन्य देशों के साथ व्यापार शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कल्पना करेंगे कि अन्य देश कॉफी को कम कीमत पर उगाओ और बना सकते हैं। इस स्थिति में विश्व बाजार में कीमत घरेलू बाजार की कीमत से कम है, तो बाकी दुनिया इसे $3 प्रति पाउंड में बेच रही है, न कि $4 में, जैसा कि यहाँ इस क्षैतिज रेखा से दिखाया गया है। ध्यान दें, हम मान लेंगे कि देश ए अपेक्षाकृत छोटा है और वो विश्व बाजार को वास्तव में प्रभावित नहीं कर सकता। कीमत अब अगर व्यापार की अनुमति दी जाती है और कम कीमत वाले सामान देश ए में आयात किए जाते हैं, तो घरेलू कीमत अंततः घटकर विश्व कीमत के बराबर हो जाएगी। देश ए के कॉफी खरीदार अब नई कम कीमत पर 2 से बढ़ाकर 2.5 मिलियन पाउंड कॉफी खरीदेंगे। जब विश्व कीमत घरेलू कीमत से कम होती है, तो घरेलू उपभोक्ताओं को व्यापार से लाभ होता है। तो अगर आप देश ए में कॉफी खरीदने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। जो लोग पहले ही ऊंची कीमत पर कॉफी खरीदने को तैयार थे, वे अब इसे कम कीमत पर पा रहे हैं। तो इससे उनके खरीदार या उपभोक्ता अधिशेष में वृद्धि होती है। अब याद करें, उपभोक्ता अधिशेष वो अंतर है जो एक खरीदार अधिकतम कीमत देने को तैयार होता है और जो बाजार मूल्य होता है उसके बीच। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कॉफी मिल गई और आपको केवल $4 ही चुकाने पड़े। या एक और उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए कि आप कॉफी के लिए $5 देने को तैयार हैं, लेकिन कीमत केवल $4 है। इस स्थिति में आपको दुनिया के साथ व्यापार से पहले की कीमत से कम है, जैसा कि $4 से $3 प्रति पाउंड की चाल से दिखाया गया है। और घरेलू विक्रेता अब कम कॉफी बेचते हैं। शुरुआत में वे 20 लाख पाउंड कॉफी बेचते थे।
और अब वे केवल 15 लाख पाउंड कॉफी बेच रहे हैं। याद करें कि विक्रेता को व्यापार से होने वाला लाभ, जिसे विक्रेता या उत्पादक अधिशेष कहा जाता है, वो उस वस्तु के बाजार मूल्य और उस वस्तु को बेचने के लिए वे जितनी न्यूनतम कीमत लेने को तैयार होते हैं उसके बीच का अंतर होता है। शुरुआत में उनका अधिशेष इस नीले रंग की छायांकित त्रिभुज से दिखाया गया था। PS1 और PS2 दोनों मिला थे, लेकिन जब अन्य देशों के साथ व्यापार की अनुमति दी गई तो ये घटकर केवल PS2 के छोटे क्षेत्र तक सीमित रह गया। जब विश्व मूल्य घरेलू मूल्य से कम होता है तो विश्व के विक्रेताओं को व्यापार से लाभ होता है। तो अगर घरेलू कॉफी विक्रेता केवल 1.5 मिलियन पाउंड कॉफी बेच रहे हैं, लेकिन घरेलू खरीदार 2.5 मिलियन पाउंड कॉफी खरीद रहे हैं, तो ये अतिरिक्त 1 मिलियन पाउंड कॉफी कहाँ से आ रही है? अन्य देशों के विक्रेता इस अंतर को पूरा कर रहे हैं। देश ए में एक अतिरिक्त 1 मिलियन पाउंड कॉफी का आयात किया गया। व्यापार से कुल घरेलू अधिशेष बढ़ जाता है। अब याद करें कि भले ही घरेलू विक्रेताओं का अधिशेष कम हो गया है, लेकिन घरेलू देश के लिए कुल आर्थिक अधिशेष बढ़ गया है। यह कुल अधिशेष है दोनों विक्रेताओं और खरीदारों का अन्य देशों के साथ व्यापार शुरू करने से पहले, और यहाँ कुल अधिशेष है जब अन्य देशों के साथ व्यापार शुरू किया गया। तो अब हम देख सकते हैं कि ये क्षेत्र व्यापार से होने वाले लाभ को दर्शाता है, जो व्यापार के परिणाम स्वरूप नया अधिशेष बना है। और यहाँ वो जगह है जहाँ विक्रेता का अधिशेष सीधे उपभोक्ताओं को स्थानांतरित हो रहा है। अब भले ही ये कोई बड़ी बात ना लगे, क्योंकि अधिशेष केवल विक्रेता से खरीदार को स्थानांतरित हुआ है, लेकिन विक्रेता के अधिशेष में ये कमी विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करती है, उत्पादन को घटाना और कर्मचारियों की छटनी करना। तो इस तथ्य के बावजूद कि व्यापार का विस्तार कुल अधिशेष को समग्र रूप से बढ़ाता है, हर कोई इस प्रवृत्ति का स्वागत नहीं करता। व्यापार से होने वाले लाभ असमान रूप से वितरित होते हैं और कुछ लोगों को नुकसान भी होता है, क्योंकि हर कोई नहीं जीतता। सरकारें कभी कभी व्यापार पर प्रतिबंध लगाती हैं, आमतौर पर घरेलू उद्योगों या श्रमिकों को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए। वे ऐसा करने का एक तरीका टैरिफ लगाकर करते हैं, जो मूल रूप से एक कर है जिसे केवल विदेशी विक्रेताओं द्वारा देश में आयातित कुछ प्रकार के सामान या सेवाओं कर चुकाया जाता है। ये विदेशी विक्रेताओं की लागत बढ़ा देता है और अंततः विश्व मूल्य को यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देता है। इस उदाहरण में काले कॉफी की कीमत को $3 से बढ़ाकर $3.50 कर देते हैं। सामान्यतः टैरिफ जैसे व्यापार प्रतिबंधों के कारण घरेलू उत्पादन बढ़ता है और आयात कम हो जाते हैं। खुले व्यापार की तुलना में प्रतिबंधों के कारण कीमतें अधिक होती हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, और बेचे जाने वाले सामान की मात्रा कम होती है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अर्थशास्त्री आमतौर पर खुले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये कुल उत्पादकता और अधिशेष को बढ़ाता है। सारांश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है क्योंकि आर्थिक अधिशेष बढ़ता है। इस उदाहरण में घरेलू उपभोक्ताओं को कम कीमतों और अधिक कॉफी खरीदने से लाभ होता है, लेकिन हर कोई नहीं जीतता। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का मतलब है कि कुछ व्यवसाय उस कम कीमत पर बेच नहीं सकते और उन व्यवसायों में काम करने वाले कई कर्मचारियों की नौकरियां चली जाएंगी। क्या टैरिफ एक स्पष्ट समाधान की तरह रहते हैं? क्योंकि वे घरेलू विक्रेताओं और श्रमिकों का समर्थन करते हैं, वे संसाधनों के अप्रभावी उपयोग का कारण बनते हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं और कम वस्तुएं बिकती हैं और अंततः आर्थिक अधिशेष में कमी आती है।